नमस्कार, मैं रविश कुमार। अच्छी खबर यह है कि समाज में शांति व्यापक हो चुकी है। मुर्दा शांति, इतनी शांति पहले कभी नहीं महसूस की गई। पता ही नहीं चल रहा था कि समाज में लोग भी रहते हैं। भला हो उन नेताओं का जिन्होंने लाउडस्पीकर बजाने के धार्मिक अधिकार को लेकर जंग छेड़ दी है। अपनी अंतरात्मा और परमात्मा तक पहुंचने का सुपर फास्ट तरीका है लाउडस्पीकर। लाउडस्पीकर को लेकर दो धर्मों के बीच कंपटीशन पैदा कर दिया गया है, जिससे लाउडस्पीकर भी धर्म के अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बनता जा रहा है। हर कोई अपने हिसाब से लाउडस्पीकर लगाना चाहता है। उन चौराहों पर भी जहां पहले भी कई दशकों से लाउडस्पीकर लगते रहे हैं, प्रशासन की इजाजत से और बजते रहे हैं, लोगों को याद दिलाया जा रहा है कि यहां लाउडस्पीकर उनके संघर्ष के बाद ही बजेगा। वो दिन दूर नहीं जब देश का हर नागरिक अपना अपना लाउडस्पीकर लेकर चलेगा। जो लाउडस्पीकर का विरोध करेगा अपने अपने धर्म का विरोधी माना जाएगा। धर्म की रक्षा में जो युवा तलवार नहीं चला सकते, वे लाउडस्पीकर बांधने का काम तो कर ही सकते हैं। भोपू भोंदू नहीं होता, लेकिन भोंदू भोपू होता है। इस सूत्र वाक्य को दिन में 100 बार लिखें। भोपू भोंदू नहीं होता, लेकिन भोंदू भोपू होता है। आपका कल्याण होगा। क्या ये शोर इसलिए है कि धर्म की आड़ में सरकारें अपनी नाकामियों पर पर्दा डालती रहें और मनमानियां होती रहें? क्या धर्म के आगे सारे तर्क ढेर हो जाते हैं? किसी प्रकार की संवैधानिक राजनीतिक नैतिकता की कोई जगह नहीं बचती? किसी को हिंदू विरोधी बताकर उस पर हमला कर देना क्रांतिकारी होना बताया जा रहा है। यह बात वे लोग बता रहे हैं जो क्रांति का नाम सुनकर ही घबरा जाते थे। इस तस्वीर को देखकर आपको किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए कि ये क्रांतिकारी नहीं है, क्योंकि बीजेपी इन्हें क्रांतिकारी मानती है। छत की दिशा में मुट्ठी ताने ये युवा गिनती में 8 हैं और आज इनका स्वागत दिल्ली प्रदेश भाजपा के दफ्तर में किया गया। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने स्वागत कार्यक्रम की तस्वीरों को ट्वीट किया है और इन 8 क्रांतिकारियों की प्रशंसा और अनुशंसा में जो 2-4 शब्द कहे हैं वो इस प्रकार हैं, जिन्हें मैं पढ़ रहा हूं। हिंदू विरोधी केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करते वक्त जेल गए भाजपा युवा मोर्चा के 8 कार्यकर्ताओं को 14 दिनों बाद कोर्ट द्वारा जमानत मिली। आज प्रदेश कार्यालय में अपने इन युवा क्रांतिकारियों का स्वागत किया गया। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता हिंदू विरोधी ताकतों के खिलाफ सदैव लड़ता रहेगा। यह है वो क्रांति जिसका दृश्य आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 30 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों ने प्रदर्शन किया था और घर के बाहर तोड़फोड़ की थी। इस आरोप में 8 युवा गिरफ्तार हुए थे, जो अब जमानत पर बाहर आ गए हैं। यहां जो हो रहा है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के मुताबिक क्रांति हो रही है। आदेश गुप्ता ने इस ट्वीट को प्रधानमंत्री को भी टैग किया है, गृह मंत्री अमित शाह को भी किया है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी टैग किया है। जिन लोगों ने मुख्यमंत्री के घर के बाहर तोड़फोड़ की, उनका स्वागत हो रहा है। क्रांतिकारी बताकर प्रधानमंत्री को साझा किया जा रहा है। मतलब एक मुख्यमंत्री के घर तोड़फोड़ हो और ऐसा करने वाले की तस्वीर प्रधानमंत्री से ही साझा की जाए। क्या आदेश गुप्ता यह समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी तोड़फोड़ करने वाले इन 8 युवाओं को क्रांतिकारी मानकर सम्मान देंगे? जब तक यह ट्वीट डिलीट नहीं होता, प्रधानमंत्री पर बेवजह शक करना ठीक नहीं है। क्या यह माना जाए कि उनकी पार्टी के नेता जो सोचते हैं उसे वो सही मानते हैं? वरना सही नहीं होता तो प्रधानमंत्री को क्यों टैग करते? सबका भारत है ये या एक तरफा भारत है? आम आदमी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि बीजेपी गुंडों, लफंगों और दंगाइयों की पार्टी है, इसलिए भाजपा में गुंडों, लफंगों और दंगाइयों को सम्मानित किया जाता है। हाई कोर्ट ने इस मामले पर बहुत सख्त टिप्पणी करी। इसी वजह से हाई कोर्ट ने कई दिनों तक आरोपियों को बेल नहीं दी। जब 8 दिन के बाद कोर्ट ने आरोपियों को बेल दी तो क्या होता है? भाजपा के नेतृत्व द्वारा, भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता द्वारा भाजपा के प्रदेश कार्यालय में इन सब गुंडों को, लुच्चों को, लफंगों को सम्मानित किया जाता है।
उनको मालाएं पहनाई जाती हैं, उनकी तारीफ की जाती है, तो आज इन गुंडों की इनकी तारीफ कर कर, इनका सम्मान कर कर भाजपा ने अपना असली चेहरा पूरे देश को दिखा दिया है। जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं ने जो आंदोलन किया, जो हिंदू विरोधी केजरीवाल, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं के बारे में अपमानजनक हंसी की है, जिन्होंने इस देश में हिंदू समाज का अपमान किया है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता गए थे। और उन कार्यकर्ताओं को हम ये कहते हैं कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, बड़ी हिम्मत के साथ अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया तो निश्चित रूप से वो कानून की व्यवस्था, लेकिन वो जब वापस आए हैं तो हम लोगों ने उनको सम्मान दिया है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा केजरीवाल के हिंदू विरोधी मानसिकता के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। क्या यह सबका भारत का ऐलान है या एक तरफा भारत का? ऐसा कब हुआ कि पार्टी के जो कार्यकर्ता मारपीट करते धरे जाएं, तोड़फोड़ के आरोप में जेल जाएं, उनका पार्टी में स्वागत हो और उन तस्वीरों को प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के पास भेजा जाए? क्या यह भी गौरव की बात है? क्या हिंदू विरोधी होने के आरोप पर फैसला करने का अधिकार केवल बीजेपी को है? उसके कार्यकर्ता एक मुख्यमंत्री के घर के बाहर तोड़फोड़ भी करेंगे और क्रांतिकारी भी कहलाएंगे। क्रांतिकारियों के नाम होते हैं, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इनके नाम ट्विटर पर नहीं डाले। इन सभी के नाम क्रम से ना बता पाने के कारण क्षमा चाहता हूं। अखबारों में जो नाम छपे हैं वही बता रहा हूं। इनका नाम सम्मान से लिया जाना चाहिए, आप भी मेरे साथ लीजिए, इसलिए हर नाम के आगे क्रांतिकारी लगा रहा हूं। क्रांतिकारी चंद्रकांत भारद्वाज जी, क्रांतिकारी नवीन कुमार जी, क्रांतिकारी नीरज दीक्षित जी, क्रांतिकारी सन्नी जी, क्रांतिकारी जितेंद्र सिंह बिष्ट जी, क्रांतिकारी प्रदीप कुमार तिवारी जी, क्रांतिकारी राजीव कुमार सिंह जी और क्रांतिकारी बबलू कुमार जी। मांग तो ये होनी चाहिए कि अगर ये 8 लोग क्रांति कर लौटे हैं तो इनके जीवन काल में ही दिल्ली की 8 सड़कों के नाम इनके नाम पर रखे जाने चाहिए। इससे ज्यादा अच्छा होगा कि दक्षिण दिल्ली के 8 मोहल्लों के नाम इनके नाम पर रखे जाएं। क्या आप देख पा रहे हैं कि लोकतंत्र में नैतिकताएं संवैधानिक और लोकतांत्रिक मर्यादाओं से तय नहीं हो रही हैं? आप इन क्रांतिकारियों को ध्यान से देखिए और नमन भी कीजिए। इस एक तरफा भारत में क्रांतिकारी होने की भी एक तरफा परिभाषा लागू कर दी गई है। इस नए भारत के इन क्रांतिकारियों का आप भी स्वागत कीजिए, बल्कि आप कर ही रहे होंगे। मुझे पता है आप नहीं देख रहे हैं। एक दिन यह देश आपसे पूछेगा, घबराइए मत, सिंपल सवाल पूछेगा कि 8 क्रांतिकारियों में कोई इंग्लिश मीडियम का भी है या सब हिंदी मीडियम वाले हैं? कई बार मुझे लगता है कि इस तरह की क्रांति से इंग्लिश मीडियम वाले नौजवान दूर हैं, अपना कैरियर बनाने के स्वार्थी काम में लगे हैं। केवल हिंदी मीडियम वाले ही योगदान कर रहे हैं। हो सकता है मैं गलत हूं, जो कि होता ही हूं। मध्य प्रदेश में जो अपराधी जेल में बंद थे, उनका नाम भी दंगा करने वालों में शामिल। अनुराग द्वारी बता रहे हैं कि खरगोन में सांप्रदायिक दंगों के बाद 10 अप्रैल को 2 मोटरसाइकिलों को आग लगाने के आरोप में जिन तीनों पर मामले दर्ज हुए हैं, उनकी पहचान शहबाज, फकरू और रऊफ के रूप में हुई है। तीनों 5 मार्च से आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास के मामले में जेल में बंद हैं। जब ये जेल में बंद थे तब कैसे मोटरसाइकिल जलाने और स्कूटर जलाने बाहर आ गए? सेंधवा में जोगवाड़ा रोड पर यह शहबाज का घर है, जिसके एक हिस्से पर प्रशासन का हथौड़ा चल गया। शहबाज, फकरू और रऊफ 11 मार्च से जेल में बंद हैं, लेकिन 10 अप्रैल को वो जेल से बाहर आए, दंगों में शामिल हुए, एक स्कूटर, एक मोटरसाइकिल जलाई, फिर जेल चले गए। कम से कम बड़वानी पुलिस की बातों से तो ऐसा ही लगता है। शहर में सांप्रदायिक दंगों के बाद 10 अप्रैल को 2 दोपहिया वाहनों को आग लगाने के आरोप में जिन तीनों पर मामला दर्ज किया गया है, उनकी पहचान शहबाज, फकरू और रऊफ के रूप में हुई है। वैसे तीनों पर 5 मार्च को अपने पड़ोसी सिकंदर अली पर गोली चलाने के आरोप में धारा 307 के तहत मामला दर्ज हुआ। 11 मार्च को वो गिरफ्तार हुए और जेल चले गए। बड़वानी पुलिस ने रामनवमी के जुलूस पर हुए पथराव और उसके बाद भड़के दंगों में अब तक 14 एफआईआर दर्ज की है, उसी में से एक एफआईआर ये भी है। हैरत की बात यह है कि जिस पुलिस थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया था, दंगों का मामला भी उसी पुलिस थाने में दर्ज किया गया है।
11 मार्च को बड़वानी के पुलिस अधीक्षक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करके कहा था कि रऊफ, शहबाज और फकरू ने सिकंदर अली नाम के अपने पड़ोसी पर गोली चलाई है और इसी आरोप में तीनों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद से तीनों आरोपी जेल में ही हैं। तो हम पता लगाएंगे विवेचना में, जो आप बता रहे जेल में है तो उसमें जेल अधीक्षक से जानकारी लेंगे कहाँ पर जेल में उनकी रिहाई हुई गई, उसके आधार पर आगे विवेचना जारी रहेगी। वो विवेचना को इसे उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। सर अभी मामला दर्ज किया गया था तो किस आधार पे? मामला फरियादी के द्वारा बताए अनुसार किया गया है। मेरा बच्चे का तो कहीं से कहीं तक कुछ था ही नहीं, वो तो अंदर था। ये पुलिस ने पूछना चाहिए उस पर क्यों FIR करी। कितने समय से अंदर है? वो करीब एक महीना सवा महीना हो गया है। हालांकि तीनों आदतन अपराधी हैं। शहबाज के खिलाफ महाराष्ट्र के अकोला में हत्या और मध्य प्रदेश के सेंधवा में 5 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। फकरू के खिलाफ 2 और रऊफ के खिलाफ 4 से अधिक मामले दर्ज हैं। दंगों का यह दर्द 16 साल के शिवम पर भारी है। 17 तारीख को धार जिले में बहन की शादी थी। मामा के घर पढ़ाई कर रहा शिवम आरती से घर लौट रहा था, तभी दंगाइयों के पत्थरों ने उसे वेंटिलेटर पर सुला दिया। इंदौर के अस्पताल में भर्ती है। सरकार इलाज का पूरा खर्च उठा रही है। मेरे अभी बड़ी वाली गुड़िया की 17 अप्रैल रविवार के दिन शादी थी। वो बच्चे की हालत गंभीर होने के कारण मेरी शादी रद्द कर दी, आगे बढ़ा दी शादी। बुधवार को हमने उन परिवारों का दर्द दिखाया था जिनके घर दंगाइयों ने जला दिए। सरकार ने उन घरों को बनाने के लिए पूरा खर्च उठाने की बात कही है। खरगोन में गरीबों के घर जल गए भाई, अनुसूचित जाति के लोग भी थे। किसी भी जात पात उपासना धर्म किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबको सम्मान देगी, सबको सुरक्षा देगी, भाईचारा कायम रखिए। हाँ, गड़बड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी भाई। वाकई पुलिस अधिकारियों के लिए सब बराबर थे। खरगोन के सोहेल को 15-20 दंगाई पीटने लगे। जब पुलिस आई तो उसे अधमरा छोड़कर भाग गए। पुलिस वालों ने जान बचाई, उसे अस्पताल पहुंचाया। फरसिया और लटो की मार मारना चालू कर दी। उसके बाद मेरे को क्या हुआ मेरे को तो मालूम ही नहीं, मैं तो बेहोश हो गया। फिर कुछ पुलिस कर्मचारी आए, अब 1 से 2 थे, मेरे को नहीं इतना मालूम है। बाकी मेरे को हाथ मेरा खंधे पे डाला और लेके चले गए अस्पताल में भर्ती कर दिया। किसी को जेल से ही दंगों का आरोपी बना दिया गया तो कथित तौर पर किसी का घर बगैर नोटिस के ढहा दिया गया। फिर भी सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास, लेकिन जिन्हें ज़मीनी हकीकत पता है उनके लिए ये लतीफ़े से ज़्यादा और कुछ भी नहीं। हालांकि फिर भी कुछ लोग हैं प्रशासन में, पुलिस में, जिनको देखकर भरोसा तो जगता ही है। बड़वानी से मुनाफ, धार से अमीन, खरगोन से आसिफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। अलीगढ़ में लाउडस्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हो रही अजान को बंद कराने को लेकर ABVP ने मुहिम शुरू कर दी है। ABVP ने शहर के मुख्य 21 चौराहों पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाने की इजाजत मांगी है। कुछ ने तो अपने घरों में ही लाउडस्पीकर लगाकर पाठ शुरू कर दिया है। अलीगढ़ में जैसे ही अजान का वक्त होता है वैसे ही हिंदू संगठन से जुड़े ये कार्यकर्ता इस लाउडस्पीकर पर हनुमान जी के भजन बजाना शुरू कर देते हैं। ABVP ने इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए बाकायदा एक प्लान बनाया है, जिसके तहत पूरे अलीगढ़ के 21 चौराहों पर लाउडस्पीकर पर अजान का वक्त होते ही हनुमान चालीसा बजाने की योजना है। हमने हिंदू संगठन के कार्यकर्ता से बात की, जिसे ना ही संविधान का पता है और ना ही लाउडस्पीकर को लेकर बने नियमों की जानकारी है। तो आप चाहते हैं कि प्रशासन आपको भी इजाजत दे कि स्पीकर लगाएं, और स्पीकर पर हनुमान चालीसा कब बजाएंगे आप लोग? स्पीकर पे उस समय हनुमान चालीसा बजाएंगे जिस समय अजान होगी 5 बजे शाम को। इससे माहौल नहीं खराब होगा? इससे माहौल खराब कैसे होगा जब उनका माहौल खराब नहीं हो रहा बजाने से। इन हिंदू संगठनों ने प्रशासन से 21 चौराहों पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाने की मांग की थी। अलीगढ़ प्रशासन का कहना है कि वो इसकी अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा हुआ तो माहौल खराब होने की संभावना है। हम अपने उच्चाधिकारियों से बातचीत करके सलाह मशवरा करके इसमें जो भी निर्णय लेंगे। तो बातचीत हुई और उसमें ये आया कि संवाद से ही इसका समाधान निकाला जाए। ये नई चीज़ है, नई परंपरा है। सर, हमने देखा है कि आप लोगों ने जब उनको समझाने की कोशिश की तो कुछ ऐसे कार्यकर्ता उन्होंने अपने घरों पर लाउडस्पीकर लगा लिया और वो कह रहे हैं कि हम बजाएंगे और वो उसी वक्त बजाएंगे जब अजान होगी, ये भी कह रहे हैं। उनका क्या करेंगे आप लोग? तो अगर इस तरह का किसी नियम कानून का उल्लंघन होगा तो उसमें भी उन लोगों को, जो हमारा पुलिस प्रशासन है, उसमें बातचीत करके
स्थानीय जो थानाध्यक्ष हैं उनसे समाधान करा लेंगे। पिछले साल मई में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि अजान देना धार्मिक आजादी का अधिकार है, लेकिन माइक्रोफोन से अजान देना अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह का कार्यक्रम तेज आवाज में करने के लिए स्थानीय अधिकारी से इजाजत लेनी होगी। बाकी लाउडस्पीकर पर किसी भी धार्मिक कार्यक्रम करने की इजाजत प्रशासन से लेनी होगी। यूपी गवर्नमेंट ने अजानों पर कोई भी बैन नहीं लगाया है। दिन में 5 बार अजान होती है, 4 बार देयर इज नो बैन। जहां तक फजर की नमाज का सवाल है, जो सवेरे 4 से 5 के बीच होती है अब आज के दौरान, उस पर कोर्ट का मानना यह है और गवर्नमेंट ऑर्डर्स भी ये कहते हैं कि अगर आप ह्यूमन वॉइस में अजान दे रहे हैं, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर एनी परमिशन। फिलहाल अलीगढ़ प्रशासन की कोशिश यही है कि बातचीत से इस समस्या का हल निकाल लिया जाए। मंटो का शेर है कि जब मजहब दिलों से निकलकर दिमाग पर चढ़ जाए तो जहर बन जाता है। यही कुछ अलीगढ़ में भी हो रहा है कि प्रशासन के मना करने के बावजूद कुछ असामाजिक तत्व कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन की कोशिश है कि रमजान के महीने में शांति व्यवस्था बनाकर रखी जाए, जिसमें प्रशासन अब तक कामयाब रहा है। अलीगढ़ में सहयोगी सुधीश कुमार राम और अदनान खान के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उम्मीद है इन युवाओं में कुछ इंग्लिश मीडियम वाले भी होंगे या यहां भी हिंदी मीडियम वाले ही सारा बोझ उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि समाज में सब हिंसा के बहाव में चले जा रहे हैं। इसकी धारा को रोकने वाले कम हैं, मगर हैं। मधुलिका सिंह ने तो अकेले भीड़ को रोक दिया। भीड़ दंगा करना चाहती थी, दुकानें जला देना चाहती थी, लेकिन 15 दंगाइयों के सामने खड़े हो जाना आसान तो नहीं रहा होगा। हर्षा कुमारी की ये रिपोर्ट देखिए। मधुलिका जादौन करौली के सांप्रदायिक तनाव के बीच में एक इंसानियत की मिसाल है। एक अकेली महिला जिन्होंने दंगाइयों का सामना करते हुए 15 लोगों की जानें बचाईं। मधुलिका का इस बाजार में कपड़े की दुकान है। 2 अप्रैल का जुलूस जिससे दंगा भड़का इस बाजार से गुजर रहा था। जब मधुलिका ने तोड़फोड़ और दंगे की आवाज सुनी तो उन्होंने देखा कि लोग दुकानें बंद करके भाग रहे हैं, लेकिन सामने से उग्र भीड़ आ रही थी। ऐसे में मधुलिका डरी नहीं, दंगे में फंसे लोगों को अंदर बुला के अपने घर में शरण दी। भागदौड़ हुई थी, उसके लिए सारे दुकान वाले घबरा गए थे और घबरा के उन्होंने अपनी शटर डाउन की। तो मैंने उन लोगों को ऊपर कमरे में बुला दिया। मैंने कहा आप लोग यहाँ बैठ जाओ, और जो मेन गेट है वहाँ बाहर का वो मैंने लॉक कर दिया था। इंसानियत के नाते से मैंने उन लोगों को बचाया था। अफरा तफरी का माहौल था। भीड़ दुकानों में तोड़फोड़ कर रही थी और आग भी लगा रही थी। मधुलिका और उनके भाई संजय ने 15 से ज्यादा लोगों को पनाह दी। लगभग 16-17 आदमी होंगे, जिनमें लगभग ये मानो 12-13 आदमी तो मोमडन समुदाय से थे और 3-4 अपने हिंदू समाज से थे। तो वो लोग, मैंने उनको कहा कि आप लोग घबराएं ना, आराम से बैठें, आप लोग सुरक्षित हैं। आसपास के दुकानों में आग लग रही थी। मॉल में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली मिथिलेश सोनी ने 3 महिलाओं के साथ मिलकर बाल्टियों से आग बुझाने की कोशिश की। उन्होंने ये नहीं पूछा कि दुकान किसकी है, उसका धर्म क्या है। हमने उन बच्चों को, जो मोमडन बच्चे थे, उनको नहीं निकलने दिया, क्योंकि बाहर से डंडों के साथ लड़के भाग रहे थे। फिर हम देखते हैं कि एकदम से हमें ऐसा लगा कि इधर की तरफ से आग आ रही है। हम ऊपर देखने गए थे तो वहाँ जाके फिर हमने पानी डालने की कोशिश, कैसे करें, बोरिंग वगैरह का तो वो पाइप तो था नहीं। हमने बाल्टी टंकियों में से भर भर के बाल्टियों से ऊपर से पानी डाला। करौली के इस मुख्य बाजार में सालों से दोनों संप्रदाय के लोग अपना धंधा करते आए हैं। जिन मुस्लिम समुदाय के लोगों की जानें मधुलिका और संजय ने बचाई, वो कहते हैं जिंदगी भर एहसान रहेगा। बाहर भगदौड़ मच रही थी, मतलब पत्थरबाजी हो रही थी, डंडे वंडे लेके घूम रहे थे या छोड़े छपाड़े, मतलब ये। फिर वहाँ पे कुछ हम दीदी थी मॉल मालिक, उन्हें हमारे लिए बुलाया, कोई टेंशन आपके लिए परेशानी नहीं आएगी, बिल्कुल मैं हूँ आपके लिए। फिर दीदी ने ये बोला था कोई टेंशन नहीं, आप दीदी नीचे खड़ी रही। हमारे चक्कर में 4 घंटे नीचे खड़ी रही वो, मतलब ऊपर आने दिया नहीं। बंदे खड़े थे बाहर, बंदे बोल रहे गेट खोलने की बोल रहे थे। करौली में 2 अप्रैल के दिन हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में एक जुलूस निकल रहा था, जिसपे पत्थरबाजी हुई, जिसके चलते दंगा भड़क गया। ये अब एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है।
लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं वो शांति और सद्भाव से जीना चाहते हैं। हमारे बाजार में हर जाति और हर वर्ग का व्यापारी है, जिसने निम्न से निम्न स्तर का जूते बनाने वाला, और करीब 50 दुकान मुसलमान भाइयों की हैं। लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं कभी नहीं रही कि आपसी भाईचारे में दरार पड़े। भाईचारा और सद्भाव लोगों की ये भी गुहार है। शायद राजनीति से दूर हटकर इन पे भी गौर किया जाना चाहिए। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। भारत के युवाओं में गौरव के कई लक्षण होते हैं। वे अलग अलग समय पर अलग अलग चीजों पर गौरव करते हैं। शायद इसी तरह से स्पेन वाले भी करते होंगे और मंगोलिया वाले भी। लेकिन भारत का युवा केवल धर्म को लेकर गौरव नहीं करता है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद भी मातृभाषा पर गर्व करता है और मातृभाषा में पढ़ते हुए भी उसमें फेल कर जाता है। विश्व गुरु भारत ने मातृभाषा पर बहुत जोर दिया जा रहा है, देना भी चाहिए, किंतु इससे यह भ्रम न फैलाएं कि जो मातृभाषा में पढ़ रहे हैं वे उसमें अव्वल ही आ जाएंगे। मातृभाषा की हालत केवल अंग्रेजी के कारण या उसके सामने खराब नहीं है, अपने कारणों से भी है, अपने भीतर भी है। कुछ साल पहले महाराष्ट्र में दुकानों के नाम मराठी में लिखने का आंदोलन चला। वहां पर पहले भी लिखे जाते रहे हैं, लेकिन इसके बाद मराठी में भी लिखे जाने लगे। इस साल 6 अप्रैल को मुंबई की बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने आदेश निकाला कि मुंबई में जितनी भी दुकानें हैं उन सभी पर मराठी में नाम लिखा होगा, देवनागरी में, लेकिन मराठी में। हमने यह खबर इंडियन एक्सप्रेस में देखी और उसी अखबार में 2008 की ऐसी एक खबर देखी कि बीएमसी ने इसी तरह का आदेश निकाला है। तब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब हाईकोर्ट ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी। ऐसा नहीं है कि भाषा को प्रचलन में रखने का यह सुंदर तरीका नहीं, लेकिन मातृभाषा की हालत जानने का यह एकमात्र तरीका भी नहीं। 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर छपी है कि 10वीं के इम्तिहान में 2.5 लाख से अधिक छात्र मराठी में फेल कर गए, जो महाराष्ट्र की मातृभाषा है और राजकीय भाषा भी। उस साल 11,09,000 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 21% छात्र फेल हो गए थे। इसी तर्ज पर गुजरात सरकार ने आदेश निकाला है इस बार कि सभी सरकारी दफ्तरों, शॉपिंग मॉल, दुकानों, स्कूल कॉलेजों, कैफे, अस्पताल, सिनेमा हॉल के बाहर गुजराती में नाम पट्टिकाएं होंगी। यह अच्छी बात है। यह भी है कि गुजराती लिपि में ही ये नाम लिखे जाएंगे, और अच्छी बात है, जिससे लोगों का अपनी लिपि का भी अभ्यास होता रहेगा। लेकिन इन फैसलों को गर्व की नजर से देखने से पहले यह भी देखिए कि गुजराती मीडियम की हालत क्या है। दिव्य भास्कर ने 22 फरवरी को पहले पन्ने पर एक रिपोर्ट छापी कि पिछले 5 साल में गुजरात में 10वीं और 12वीं के इम्तिहान में गुजराती भाषा में 7,80,000 छात्र फेल हुए हैं। मतलब दुकानों की बोर्ड पर लिखने से भाषा मजबूत नहीं होती, बल्कि क्लासरूम में भाषा की पढ़ाई भी ठीक होनी चाहिए। गुजराती भाषा में ही हर साल छात्र लाखों की संख्या में फेल करें, यह भाषा की अच्छी तस्वीर नहीं है। 2020 में 10वीं के इम्तिहान में 1 लाख से अधिक छात्र गुजराती भाषा में फेल हो गए थे। क्या इसका संबंध इस बात से भी है कि राज्य में गुजराती की पढ़ाई का स्तर गिर रहा है, शिक्षक नहीं होंगे? वैसे संदेश अखबार की इस खबर के अनुसार पाकिस्तान के कराची में गुजराती भाषा बचाओ आंदोलन चल रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक शहर का नाम गुजरात भी है। बिहार में इस बार 10वीं की परीक्षा में 16,11,000 से अधिक छात्र बैठे, लेकिन केवल 12,86,000 से कुछ अधिक ही पास हुए। 20% छात्र फेल कर गए। करीब 3.5 लाख छात्र 3rd डिवीजन से पास हुए हैं। 27% छात्र 3rd डिवीजन से पास हुए हैं। यह बिहार का आउटपुट है, जिसकी शिक्षा का बजट करीब 20,000 करोड़ के आसपास बताया जाता है, और 20% छात्र वहां फेल होते हैं। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले हमने प्राइम टाइम में एक रिपोर्ट की थी कि उत्तर प्रदेश में 2018 के साल में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 11 लाख छात्र हिंदी पेपर में फेल हो गए थे। 20 जुलाई 2020 की यह खबर देखिए, अमर उजाला में छपी है। हेडलाइन भी दिलचस्प है। हिंदी में डब्बा गोल देखकर चल जाता था सोटा। यूपी के 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 8 लाख विद्यार्थी इस विषय में फेल। सोचिए, यूपी में जहां के बोलचाल की हिंदी भी अच्छी मानी जाती है भी, वहां बोर्ड की परीक्षा में हिंदी विषय में 8 लाख छात्र फेल हो जाते हैं। अमर उजाला ने इस बारे में लिखा है कि राजकीय कॉलेजों में हिंदी के 1300 शिक्षकों के पद खाली हैं।
अमर उजाला की रिपोर्ट में एक और बात लिखी है कि लखनऊ में 51 राजकीय कॉलेज है जहां हिंदी शिक्षकों के 80 पद रिक्त हैं। उम्मीद है अब भर गए होंगे या भरे जाने वाले होंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट पुरानी है। हाल ही में अमित शाह ने जब कहा कि पूर्वोत्तर में 22,000 हिंदी के शिक्षकों की नियुक्ति हुई तो हिंदी सेवियों में उत्साह आ गया। तब शायद उन्हें यूपी या किसी अन्य हिंदी प्रदेश में देखना चाहिए कि लाखों की संख्या में हिंदी विषय में छात्र क्यों फेल कर रहे हैं, क्यों हिंदी शिक्षकों के पद खाली हैं। हिंदी की महिमा को लेकर हर दिन इन दिनों लेख छप रहे हैं। आज भी हिंदू अखबार में छपा है और 14 अप्रैल को इंडियन एक्सप्रेस में छपा था। लेकिन इस पर भी चिंता करनी चाहिए कि हिंदी के सबसे बड़े प्रदेश यूपी में 8 लाख छात्र 2020 में क्यों फेल हो गए। और इस साल जब यूपी में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हुई तब पहला पर्चा हिंदी का ही था। 4 लाख से अधिक छात्रों ने हिंदी का पेपर नहीं दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया में यह खबर छपी है। 4 लाख छात्रों के परीक्षा छोड़ने की खबर अमर उजाला में भी छपी है। आखिर हिंदी के पेपर छोड़ने वाले छात्रों की संख्या 4 लाख से अधिक क्यों है? मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक अतिरिक्त मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने यूपी बोर्ड के सचिव से कहा है कि कमेटी बनाकर जांच करें कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों ने परीक्षा क्यों छोड़ी। हिंदी की चिंता कीजिए, लेकिन हिंदी के लिए, ना कि हिंदी के नाम पर दूसरी भाषाओं में असुरक्षा पैदा करने के लिए। हिंदी की पढ़ाई का स्तर ही गिरता जा रहा है और पढ़ाने वाले योग्य शिक्षक नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लाउडस्पीकर लगाना जरूरी नहीं है। अलीगढ़ में युवा ये जरूरी काम कर रहे हैं, परीक्षा व्यवस्था में बदलाव ला सकते हैं। अगर इन सब कामों को भी प्रैक्टिकल मानकर नंबर दिए जाए तो कोई छात्र हिंदी में फेल नहीं करेगा। हमारे युवा बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। अगर वे ये काम ना करें तो उनका ध्यान रोजगार की तरफ जा सकता है, जिसकी काफी कमी है। बस अफसोस इस बात का है कि इस काम में इंग्लिश मीडियम वाले स्कूलों के युवा नहीं हैं। वे केवल अपने कैरियर की सोच रहे हैं। धर्म में भी कम शानदार कैरियर नहीं है, लेकिन लोग मेरी बात मानते कहां हैं। रविश रंजन बागपत में हैं, जहां पर एनबीसीसी ने लोगों के लिए ऐसे घर बनाए कि लोग बेघर महसूस कर रहे हैं। लोगों ने रखरखाव के नाम पर बहुत पैसे दिए, जिला प्रशासन ने नोटिस भी दिया, लेकिन इन सब से कहां कुछ होता है। एनबीसीसी टाउनशिप में 2010 में चंद्रकला नेटा ने बुकिंग करवाई और 2015 में फ्लैट मिला, लेकिन हर महीने करीब 2300 रुपए मेंटेनेंस चार्ज देने के बावजूद सोसाइटी के फ्लैट्स रखरखाव न होने से जर्जर हो रहे हैं। चंद्रकला के हाथों में सैकड़ों पन्नों की शिकायतें हैं जो दर्जनों विभागों में दे चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर रहा। मैंने यूपी पॉल्यूशन बोर्ड, डीएम और पीएमओ, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड डेवलपमेंट, जो जिनके अंडर में ये ऑर्गेनाइजेशन आता है, और एनबीसीसी, सीवीसी। सीवीसी में जो हमारा 32 लाख का जो हमारा ट्रांसफार्मर पैसा यूटिलाइज किया गया वो इलीगल है। ऑन ऑफ रिकॉर्ड ये बोलते हैं वो कि हमने गलत किया ये काम, लेकिन आज तक उसका कोई हमारे को सॉल्यूशन नहीं दिया। दिल्ली से महज 30 किलोमीटर दूर ये सरकार की नवरत्न कंपनी एनबीसीसी की टाउनशिप है। 2010 में इस तरह के ब्रोशर के जरिए लोगों को फ्लैट्स के सपने बेचे गए, लेकिन 7 साल में ही फ्लैट्स का अब ये हाल हो गया है। सोसाइटी का एसटीपी प्लांट खराब है, लिहाजा सीवर के निकासी से लेकर साफ पानी के सप्लाई तक की कोई व्यवस्था नहीं है। सुविधाओं की कमी के चलते 1300 फ्लैट्स में से बस 300 फ्लैट्स में ही लोग रहते हैं, बाकी खाली पड़े हैं। पानी का यहाँ डायरेक्ट ग्राउंड वाटर सप्लाई है। ये वाटर पोर्टेबल नहीं है। इट इज हेल्थ हजार्ड। तो हम लोगों को सभी बाहर से पानी परचेज करके, इतनी बड़ी टाउनशिप में कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। डायरेक्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट तो है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी नॉन फंक्शनल है। अच्छा, वो भी ऐसे पड़ा। उसकी वजह से सीवर सब में ओवरफ्लो होता रहता है। अच्छा, और ये बिजली का सर क्या प्रॉब्लम है? बिजली का हम लोगों ने अप्लाई किया वो मल्टी पॉइंट कनेक्शन के लिए, वो जबकि सिंगल पॉइंट कनेक्शन है जो कि हम लोग को बहुत कॉस्टली पड़ता है, वो मोनोपोली चल रही है ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें ये अड़ंगा लगाते हैं और क्लियरेंस यहाँ से क्लियरेंस देते नहीं। हमने इस मामले पर एनबीसीसी से बात करने की कोशिश की। सोसाइटी में एनबीसीसी के इंजीनियर कैमरा देखते ही भागने लगे, लेकिन सोसाइटी के लोगों ने रोक लिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है सर? आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जाएंगे नहीं?
You are young fellow, आप जाएंगे नहीं, you are officer being officer, you are staying here. सर इनकी जो भी शिकायतें हैं वो डे बाय डे हम सॉल्व कर रहे हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। क्या सॉल्व कर रहे हैं? बिल्डिंग की हालत आप देखिए इतनी ख़राब हो चुकी है, पीछे हम गए थे, मेंटेनेंस नहीं उसकी हो पा रही है। सर आई एम एन ऑथराइज्ड पर्सन हेड ऑफिस की तरफ से, सर उसके बारे में मैं कोई वो नहीं बताना चाहता। ये कहानी है बिल्डर्स और सरकारी विभागों के मिलीभगत से। इस तरीके के बेचारे जो बायर्स हैं, जो जिंदगी भर पैसा कमाकर एक अदद आशियाने की तलाश में यहाँ पर आए, घर इन्होंने खरीदा, इतनी मोटी फाइल आप देखिए शिकायत कर करके, मतलब घर लेने के बाद में भी इनके परेशानियों का जो सिलसिला है वो ख़त्म नहीं हुआ। शिकायत करने के बावजूद इनसे हर महीने 1500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक का मेंटेनेंस वसूलने के बावजूद आप देखिए ये कंडीशन है घरों की। ये आप सोचिए अगर कोई भगवान न करे कि उस तरीके का कोई हादसा हो, लेकिन बिल्डिंग की हालत बहुत ही ख़राब है और एनबीसीसी को तुरंत चाहिए कि इसका संज्ञान लेकर इसको अच्छे तरीके से मेंटेन करवाए, वरना यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनके जान के ऊपर ये भारी पड़ सकता है। बागपत के खेकड़ा गांव से मनोज ठाकुर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बिल्डर की शक्ति असीम है। बिल्डर भी क्रांतिकारी होते हैं, तभी तो उनकी क्रांति के आगे बेबस जनता बिना पानी के त्याग तपस्या करती रहती है। कभी इस अखबार में तो कभी उस अखबार में छपकर अपनी उम्मीदें जिंदा रखती है। इस रिपोर्ट को देखकर बिल्डर से परेशान कई लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, मगर ना करें। इस अंतहीन समस्या के समाधान की कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है और ना ही हर समस्या को कवर करने के संसाधन। मन आध्यात्मिक कार्यों में लगाइए और ब्रेक ले लीजिए। यूक्रेन की राजधानी कीव से प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं उमाशंकर सिंह। कई दिनों की शांति के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बार फिर धमाके की आवाज सुनी गई। बताया गया कि कीव के बाहरी इलाके में एक मिलिट्री प्लांट पर रूस ने हमला किया है। हालांकि यूक्रेन की सेना इस बाबत ज्यादा जानकारी साझा नहीं कर रही। दूसरी तरफ रूस के रक्षा मंत्रालय ने धमकी दी है कि अगर यूक्रेन की तरफ से हमला हुआ तो रूस फिर से कीव पर धावा बोलेगा। दरअसल इसकी पृष्ठभूमि में रूसी युद्धपोत को डुबाने का यूक्रेन का दावा है। इन सब के बीच यूक्रेन में इरपिन शहर में अभी भी भयावह मंजर है। वहां से तमाम लोग निकल चुके हैं। जो कुछ बचे हैं वो अपनी रोजी रोटी की तलाश में हैं। यहीं हमें एक ऐसा बंकर मिला जहां पर कई लोगों का परिवार रह रहा था। हालांकि अब वो कहाँ है पता नहीं, लेकिन आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ वहाँ नज़ारा हमें देखने को मिला। ये यूक्रेन का इरपिन शहर है जहाँ पर बर्बादी के बाद सन्नाटे का माहौल है। हर घर से तकरीबन तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं चले गए हैं। हम एक ऐसे ही घर में जाने की कोशिश करते हैं जहाँ की कोई भी नज़र नहीं आया है। हमने कोशिश की, आवाज़ दी गई, फिर भी कोई बाहर निकल कर नहीं आया। और हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जब यहाँ पे शेलिंग हो रही थी, जब यहाँ पे लड़ाई चल रही थी, तो किस तरह से लोग जो अपने घरों के नीचे बने बंकर हैं उसमें जगह लेते थे, पनाह लेते थे। और ये एक ऐसा ही बंकर है। देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, पानी है, गैस है और ये चूल्हा जो है जिस पे खाना बनाने का काम किया जाता है, इस तरह की हालत में उन सब चीज़ों को लाकर यहाँ रखा गया ताकि जब बाहर शेलिंग चल रही हो, लड़ाई चल रही हो, तो वैसे में जो अपने आप को बचाया जा सके और जो खाना है वो भी बनाया जा सके। और ये देखिए किस तरह से एक जो चूल्हा है, ये चूल्हा इस तरह का है कि अगर गैस ना हो तो लकड़ी के ज़रिए या कुछ और जलावन के ज़रिए इस चूल्हे से खाना पकाया जा सके। और देखिए इसमें एक और कमरा है। जाहिर सी बात है कि ये जो घर है वो बड़ा है और इस घर में यहाँ देखिए जो बिस्तर हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं। देखिए कई बिस्तर हैं यहाँ पे, यानी कि कम से कम 12-15 लोगों का परिवार यहाँ पे रहता होगा। गलियारे जैसा है और इसके अंदर जो तमाम जो लोग हैं वो शेल्टर लेते थे
और इस शेल्टर के ज़रिए वो अपने आप को बचाते थे। तो देखिए कि कितना बड़ा ये बंकर है। हमारे कैमरा सहयोगी अशोक महाले आपको दिखाएंगे कि हर घर के नीचे का बंकर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ताकि जो आपात स्थिति है उसमें यहाँ से भी किसी भी रास्ते से निकला जा सके और आगे जाकर अपनी जान बचाई जा सके। आप देख सकते हैं कि जूते, चप्पल और दूसरी चीज़ें जो है यहाँ बिखरी पड़ी हैं, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं है और सब के सब कहीं ना कहीं जा चुके हैं। शहर में जिस तरह से बर्बादी का आलम है, कब उनका लौटना होगा पता नहीं, और जब वो लौटेंगे तो किस तरह से अपना जीवन शुरू करेंगे ये भी अभी पता नहीं। फिलहाल हम आपको इन तस्वीरों के साथ छोड़ जाते हैं, जो कि यूक्रेन रूस युद्ध की बर्बादी की एक और दास्तान को बताता है। हमारे कैमरा सहयोगी अशोक महाले के साथ उमाशंकर सिंह, इरपिन, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।